हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस की चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। कल हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने इसकी प्रस्तावना के बारे में जाना था, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो नाम देख ले, आपको सभी को दिख रहा है। क्या है भाई, नाम बोल के देखो जरा, क्या कि ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटों के बारे में पढ़ना है, मनकों के बारे में, और अस्थियाँ कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। तो ईंट, मनके और अस्थियाँ हमें पढ़ना है, कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की हमको पढ़ना। चलिए, ये सब हमने देख लिया था, आगे चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी, ईंट, मनके, और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कौन कौन से नगर सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ कहाँ पर बसे हैं, किस किस नदी के पास में बसे हैं, वो सारे के सारे नगर हम देख चुके हैं। चलिए आते हैं आज और थोड़े से आगे। चलिए थोड़ी सी चीज़ें देखते जाते हैं, ध्यान से सारी चीज़ों को सुनते जाना और ध्यान से सारी चीज़ों को देखते जाना। सारी की सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और आपको याद होता जाएगा। लास्ट में अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, वो अलग वीडियो रहेगी, उसमें क्वेश्चन आंसर मैं कवर कर पाऊँगा आपको, तो उसको भी हम देखेंगे। अभी देखते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभ यानी कि भाई प्रारंभ कैसे हुआ इस सभ्यता का, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थीं। मतलब इनका कहने का क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई ऐसी संस्कृतियाँ थीं जो यहाँ पर विकसित होंगी। अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो इनके बारे में हमें पता चलता है वहाँ से मिलने वाली चीज़ों से, है ना। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो मुख्य रूप से ये काम करते थे वो क्या करते थे, कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी। शिल्पकारी क्या होता है कि मूर्ति बनाना, भवन निर्माण करना, अन्य वस्तुओं को बनाना। तो उस टाइम पे कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के रूप में ये क्या करते थे, अपना व्यवसाय चलाया करते थे। इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी और बड़े आकार की कोई बस्ती नहीं थी, यानी बड़े शहर कुछ यहाँ पे थे नहीं। तो हमें भाई आरंभ में क्या याद रखना है कि भाई जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो काफ़ी प्राचीन सभ्यता है, और यहाँ पे तीन चीज़ें प्रमुख थी, कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी। और बस्तियाँ जो रहने की बसाहट थी वो छोटी छोटी होती थी, ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। चलिए आते हैं आगे। अब भाई उस टाइम पे जो लोग रहते थे तो वो निर्वाह के तरीके, मतलब वो निर्वाह कैसे करते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें खाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। भाई क्या खाते थे तो, और वो खाना उन्हें कहाँ से प्राप्त होता था। चलिए तो हम देखते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे, और जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में हम सफल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो मछली भी खाते थे और जानवरों को भी खाते थे और पेड़ पौधों को भी खाते थे और अनाज भी उस टाइम पे वो खाते थे। तो ये मुख्य चीज़ें थी उनके जीवन के निर्वाह की चीज़ें थी। चलिए चलते हैं और आगे। यहाँ पे अगर अनाज में हम देखें तो अनाज के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल आदि को शामिल किया गया है। बाजरे के दाने भी गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यानी कि चार चीज़ें हमें याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज के रूप में क्या क्या मिला है कि गेहूँ, जौ, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल आदि शामिल हैं, और बाजरे के दाने भी गुजरात से प्राप्त हुए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आवाज़ मोटी हो रही, कहीं कहीं पे पतली हो रही, तो वो डिफेक्ट नहीं था कुछ, वो मैंने ही किया था थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, जिससे तुम्हारा ध्यान बना रहे। चलिए इसमें भी हम कहीं कहीं पे उपयोग करेंगे इसका। चलिए तो
वहाँ पे अगर अपन देखें कि जानवर कौन कौन से मिलते थे, भाई कौन कौन से जानवर उस टाइम पे पाले जाते थे, तो भेड़, बकरी, भैंसा, सुअर, मतलब ये वहाँ पे जानवर हमें मिलते हैं, इनकी हड्डियाँ मिलती हैं, तो हमें पता चलता है भाई वहाँ पे ये जानवर पाले जाते होंगे कि भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। ठीक है, तो ये जानवर, ये सभी जानवर क्या थे, ये सभी जानवर पालतू थे। कौन कौन से, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये सारे जानवर वहाँ के पालतू जानवर हुआ करते थे। जंगली जानवरों में भी क्या था कि सुअर, जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल आदि ये क्या हुआ करते थे, जंगली जानवर हुआ करते थे। वहाँ के लोग बाग आखेटक समुदाय मतलब कि क्या करने वाले थे, शिकार भी करने वाले थे और शिकार भी बहुत ज़्यादा किया करते थे, ठीक ना। और शिकार में क्या करते थे, शिकार में मछलियों तथा पक्षियों का भी शिकार करते थे और जानवरों का भी वो शिकार किया करते थे। चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति के क्षेत्र, मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जब प्रारंभ हुई तो उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे, तो उन क्षेत्रों का यहाँ पर नक्शा दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कि भाई हमें मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम उस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। कुछ यहाँ पे हम सभी तो नहीं देखेंगे, कुछ खास चीज़ें हमें याद रखना है। जैसे कि क्या याद रखना है कि उस काल में हमें जानकारी मिलती है वृषभ की, कि उस टाइम पे खेतों को वृषभ यानी कि बैल और खेतों को बैलों से जोता जाता था। यहाँ पे आप क्या देख रहे होगे, यहाँ पे आप चित्र देख रहे होगे, ये एक तरह का क्या है, एक तरह के बैल पकी मिट्टी का बना हुआ वृषभ है जिससे क्या किया जाती थी भाई, खेती की जाती थी। उस टाइम पे खेती की जाती थी, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती थी। अच्छा, तो खेती की जाती थी तो उसको क्या किया जाता था, उसमें सिंचाई भी की जाती थी, कृषि की जाती थी, सिंचाई भी की जाती थी। तो सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग किया जाता था और कुओं का भी उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से नदी का उपयोग किया जाता था, लेकिन साथ ही नहरों और कुओं का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता था। अब थोड़े से अगर हम आगे देखें तो उस टाइम पे बहुत सारे औजार भी चलते थे, धातु के औजार। मुख्य रूप से ये पाषाणकालीन सभ्यता भी मानी जाती है, तो तांबे के ज़्यादातर हथियारों का उपयोग किया जाता था और लोहे के हथियार भी हमको देखने को मिल जाते हैं। ये बेसिकली ये सारे के सारे धातु के औजार मुख्य रूप से शायद कृषि के काम में लिए जाते रहे होंगे। ये लिखा भी रहा है कि इन औजारों का प्रयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता होगा। पक्का नहीं है, उनको भी पक्का नहीं है, तो वो बता रहे हैं कि किया जाता होगा। चलिए ऐसी बहुत सारी संरचनाएं अपन को वहाँ से देखने को मिलती हैं। अब खाने के लिए ऐसा अनाज तो खाते नहीं थे, तो उसको पीस के खाते थे और उस टाइम में चक्की कुछ इस तरह की होती थी और इसको उन्होंने क्या कहा है, अबतल चक्की कहा है। इसको उन्होंने क्या कहा है, अबतल चक्की कहा है, जिससे वो अनाज पीसने का कार्य किया करते थे। अब इस अबतल चक्की को और अपन ध्यान से देखें ना, तो देखो ये एक थोड़ी सी, इसको बोलते हैं लुड़िया। क्या बोलते हैं, लुड़िया। क्या बोलते हैं, लुड़िया, ठीक ना। तो आज की अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो ये होती है लुड़िया और ये होती है सिल। सिल यानी कि नीचे वाला पटा। तो इस लुड़िया को इस सिल पर चलाया जाता था और उस टाइम पे अनाज पीसा जाता था। यहाँ पे आप सभी को पता होगा क्या कि इस लुड़िया को इस सिल पर रख कर अनाज को पीसने का काम किया जाता था। हड़प्पा का एक प्रमुख नगर, भाई इसको तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे नियोजित नगर, सबसे शहरी नगर और सबसे अच्छा नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। एक नियोजित शहरी केंद्र था, बहुत ही अच्छा शहर था, सबसे अनूठा शहर था और सबसे अलग विशेषताएं ये रखता है और सबसे प्रसिद्ध स्थल भी माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। चलिए एक बात और ही हम लोग को याद रखना कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी ने की थी 1921 और 1922 में। ये हमें याद रखना। अब हम बात करें
तो मोहनजोदड़ो 2 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था भाई? 2 भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो कितने भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में बटा हुआ था। एक क्या होता था, एक बस्ती जो थी ना के 2 भागों में विभाजित थी, एक छोटी लेकिन ऊंचाई पे बनाया हुआ होता था और दूसरा कहीं अधिक बड़ा होता था लेकिन नीचे बनाया गया होता। एक कहाँ होता था, पहला कहाँ होता था कि ऊपर बनाया गया छोटा सा भाग हुआ करता था, और दूसरा कहाँ पर हुआ करता था, दूसरा नीचे बनाया गया छोटा सा भाग हुआ करता था। आइए नक्शे में देखते हैं। नक्शे से बहुत अच्छे समझ में आ। देखिए ये कितनी सी बस्ती दिख रही है, ये छोटी सी बस्ती दिख रही है, लेकिन ये ऊंचाई पे हुआ करती थी। ये पहले नंबर की बस्ती है जो कहाँ पे हुआ करती थी, ऊंचाई पे। ये दूसरा देखिए कि ये जो बड़ी बस्ती दिख रही है ये कहाँ पे हुआ करती थी, ये है हमारे दूसरे नंबर की बस्ती, और ये कहाँ पे हुआ करती थी, ये नीचे हुआ करती थी। यानी पहली बस्ती जो छोटी हुआ करती थी वो दुर्ग के रूप में हुआ करती थी, ऊंचाई पे हुआ करती थी, जैसे किला वगैरह के रूप में हम देख सकते हैं कि किला वगैरह के रूप में हुआ करती थी। और दूसरी बस्ती क्या है, नीचे शहर, जो निचली बस्ती हुआ करती थी नीचे की ओर हुआ करती थी। इसको अपन ने देखा। चलिए चलते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो दुर्ग और इस सबको बनाया गया था उस टाइम पे। अब अगर अपन देखें तो निचला जो शहर था, एक विशेषता उसकी ये थी कि वो दीवारों से घेरा गया था। मतलब जो निचला का जो शहर था वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी विशाल दीवारों से घिरा हुआ था। इसकी साथ ही कुछ जो भवन बने हुए थे ना उस पर, वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। कुछ भवन कहाँ थे कि ऊंचे चबूतरों पर वहाँ पर बने हुआ करते थे, और वो चबूतरे वहाँ पर क्या करते थे, नींव का कार्य किया करते थे। चबूतरे यहाँ पर क्या करते थे, नींव का कार्य करते थे। चलिए देखते हैं आगे के और मतलब कुछ खास ही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए बहुत सारा है, लेकिन हमें पढ़ना है कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। चलिए आते हैं शहरों के साथ में नालों। भाई बहुत विकसित सभ्यता थी, और उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में नालों का यानी नालियों का, पानी के निकास का बहुत ही अच्छा प्रबंध था, और नालियों का बहुत ही अच्छा प्रबंध उनने किया हुआ था ना। नालियों में लगभग एक ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ग्रिड मतलब कि कैसा के चौखाने होते हैं, चौखाने यानी कि टाइल्सों के रूप में एक तरह चौखाने समकोण पर काटती थी सारी की सारी नलियाँ। तो इस तरह की पद्धति वहाँ पर बनाई जाती थी ना। और घरों के गंदे पानियों के लिए गलियों की नालियों से जोड़ना पड़ता था। मतलब घरों का गंदा पानी कहाँ पे जाता था, नालियों में जाता था, और गलियों की नाली कहाँ जाती थी, बड़ी नाली में जाती थी। इसी प्रकार की एक विशालकाय नाली हमें कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये क्या है, ये भाई कोई घर वगैरह नहीं है, ये है बड़ा नाला जिसमें छोटी छोटी नालियों का पानी आकर गिरता था, और ये पानी शहर से बाहर जाता था। आप देख रहे हैं ऊपर से, बिल्कुल ध्यान से देखो जरा, ये कैसी ढकी हुई है, यानी ऊपर से ढकी हुई होती थी, और पूरा का पूरे शहर के पानी की निकलने की व्यवस्था यहाँ पे हुआ करती थी। चलिए तो आते हैं आगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी दी हैं क्या कि ये अपने पढ़ेंगे कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन नीचा पूर्वी भाग है। मतलब कि एक ऊंचा भाग होता था जो ये अपन ऊपर पड़ा हुई, और एक नीचा भाग होता था। जैसे कहाँ पे मिलते हैं, मुख्य शहर है धोलावीरा और लोथल, ये ऐसे स्थानों पर यहाँ पे मिला गया। अब लोथल में क्या कह रहा है कि लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। मतलब क्या था कि लोथल जो था वहाँ पे जो दुर्ग था, महल ऊपर राजा महाराजाओं का रहने का, वो दीवार से तो नहीं गिरा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था। वैसे क्या होते थे, दीवार से घिरे होते थे, लेकिन यहाँ पे ये ऊंचाई से बना हुआ होता था। चलिए आते हैं आगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत मस्त चल रहा है। अब हम देख लेते हैं आंगनों, मतलब वहाँ की गृह व्यवस्था, यानी कि कमरे कैसे होते थे और चीज़ें कैसे होती थी। आपको याद कुछ नहीं करना, आप तो बस देखते जाओ। एक बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखते जाओ, और सारी चीज़ें आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी। चलिए
तो घर कुछ इस प्रकार होते थे कि चारों ओर कमरे बने होते थे। एक घर में क्या होता था, चारों ओर कमरे बने होते थे, एक आंगन होता था, उस आंगन के चारों ओर क्या हुआ करते थे, कमरे बने हुआ करते थे। अब आंगन का उपयोग क्यों किया जाता होगा, तो आंगन का उपयोग उस टाइम पे खाना पकाने और कताई जैसे कामों के लिए किया जाता होगा, और गर्मियों में और शुष्क मौसम में सोने के लिए भी लोग इसका उपयोग किया करते होंगे। चलिए, नीचे वहाँ के जो कमरे हुआ करते थे ना वहाँ के लोग, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो सबसे रोचक बात क्या है ना, वहाँ के जो कमरे हुआ करते थे ना उनकी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। नीचे वाले कमरों में क्या नहीं होती थी, खिड़कियाँ नहीं होती थी। और घर के जो फर्श बना हुआ करता था वो फर्श ईंटों से बना हुआ करता था, और उसमें एक स्नान घर होता था जो किससे बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ करता था, जिससे उसमें आसानी से व्यक्ति नहा सके और पानी से वो खराब भी ना होगा, ठीक है। चलिए, तो कई घरों में क्या हुआ करते थे, कई घरों में कुएं भी हुआ करते थे जो एक कमरे में बनाए जाते थे। और कैसे कमरे में बनाए जाते थे, जिसमें बाहर से आया जा सके। भाई ऐसा क्यों करते थे कि मान लो कोई शहरी था, तो शहरी सभ्यता थी, तो लोग बाग वहाँ से व्यापारी आया करते थे, तो बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो पानी के लिए उसको भटकना ना पड़े और वो बाहर के वारी पीकर चला जाए, हमारे घर में ना। मोहनजोदड़ो से हमें लगभग 700 कुएँ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक ना। इस तरह का ये नक्शा है उस टाइम का कि इस तरह से घर हुआ करते थे ना। इस तरह का ये आंगन दिया है, इस तरह का आंगन हुआ करता था। आंगन के चारों ओर ये घर दिए हुए हैं, तो आंगन के चारों ओर ये कमरे हुआ करते थे। और यहाँ पे ये बाहर का जो कमरा हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था कुआँ, जहाँ से व्यक्ति क्या करता था, पानी पीकर वहाँ से जा सकता था आसानी से। अब अपन बात कर लेते हैं दुर्ग की, जो ऊंचाई पर बसे हुआ करते थे दुर्ग, और जिनका उपयोग क्या किया जाता था, बड़े बड़े आयोजनों के लिए किया जाता था। अब यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से अपन एक माल गोदाम जैसी संरचना मिलती है। क्या माल गोदाम मतलब क्या, कि जिससे क्या होता था, माल गोदाम देखो यहाँ पे देखोगे आप चित्र में, यहाँ पे फोटो में देखना, यहाँ पे देखो ध्यान से, माल गोदाम यानी कि वेयर हाउस जैसे। यहाँ पे बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे जिनमें अनाज को भर कर रखा जाता। जी बोले ब्लैक से दिख रहे हैं आपको, ये सारे बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे जिनमें अनाज को भर कर क्या करा जाता था, रखा जाता था। दूसरी चीज़ वहाँ से अपने एक मिला है विशाल स्नानागार। ये इसके पास में देखो, ये क्या है, उस टाइम पर अपने क्या मिला, वही विशाल स्नानागार मिला। वहाँ से अपने क्या मिला, वहाँ से अपने मिला एक विशाल स्नानागार, जिसका उपयोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में किया जाता होगा। और एक विशाल आंगन यानी बहुत बड़ा आंगन भी अपन को देखने को मिलता है, जिसका उपयोग भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता होगा। चलिए आते हैं आगे कि जलाशय की जलाशय था मतलब विशाल स्नानागार जो था, जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गाढ़े मतलब जल से जलबद्ध किया गया था। मतलब क्या कि जिप्सम जस्ता चूने से बने हुए थे। पुराने किले जो बनाए जाते थे ना, चूने से बनाए जाते थे। उस टाइम पे सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो चूने का उपयोग किया जाता था। तो चूने और ईंटों से बना हुआ ये स्नानागार हमको उस टाइम का मिलता है। चलिए आते हैं आगे। ज़्यादा चीज़ों के पास तो नहीं पढ़ना, लेकिन स्नानागार के पास में 8 स्नानाघर भी थे, छोटे छोटे कमरे जिसमें लोग कमरे में आकर नहा सकें ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को वहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए आते हैं शवाधान के बारे में। शवाधान मतलब कि जब व्यक्ति वहाँ पे मरता था तो उसके साथ में क्या करते थे, तो कई लोगों का मानना है कि उसको दफना देते थे, साथ में उसके साथ में कई वस्तुओं को, जैसे ये क्या है, एक तरह का दर्पण है, तांबे की वस्तु को बना दर्पण है। तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पर मूर्तियों मृतकों के साथ में क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, जैसे एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर उपरत्न छोटा सा रत्न होता है पहनने का, मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूत मनकों से बना एक आभूषण भी मिला। मतलब कि उसके प्रिय वस्तु उसके साथ में रख दिया करते होंगे वहाँ, महत्वपूर्ण मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ उसके साथ में रख दिया करते होंगे, दफना दिया करते होंगे। चलिए तो यहाँ तक अपन पहुँचे। इसके बाद में हम देखें कि विलासिता की वस्तुओं की खोज, मतलब विलासिता यानी कि दिखावा, मतलब बहुत सारी चीज़ें यानी हमारे जीवन को सरल बनाने की कुछ चीज़ों की
वस्तुएं भी वहाँ पे अपन को मिलती हैं, जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झाबा आदि ये सारी वस्तुएं हमें मिलती हैं। इस तरह का बना हुआ पात्र ये पानी वगैरह के लिए उपयोग किया जाता होगा या अन्य किसी चीज़ के लिए उपयोग किया जाता होगा। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे बनाई जाती थी। उसके साथ में आभूषण भी बनाए जाते थे। चलिए, तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा, अपन आ गए हैं पॉइंट 5 तक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद हम आएंगे अगली वीडियो में और इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, समाप्त। और पॉइंट 5 शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी यहाँ से हम कल पढ़ना अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो सिग्मा कोचिंग में बने लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें और समझते रहें इसको अच्छे से। कोई भी परेशानी आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमको बताएं और कोई भी सुझाव देना हो तो वो भी हमें दें। और मन लगा के पढ़ें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।